मैंने जब आंख खोली तो अब्बा को गर्मी सर्दी में मजदूरी करते देखा और अब अब्बा की बूढ़ी हड्डियां जवाब दे चुकी थी और वो घर बैठ गए। भाई ने अब्बा को घर फारिग देखकर बोला, जाओ जाकर कमाओ और बीवी बच्चों का खर्च उठाओ। तुमने मेरे लिए क्या किया है जो मैं तुम लोगों का बोझ उठाऊं? ये सुनकर अम्मा सिसकियां भर कर रोने लगी। तो अब्बा ने हमारा माँ बेटी का सामान बांधा और कहा कल हम इधर से जा रहे हैं, और अगले दिन उठकर घर पर पेट्रोल छिड़कर उसे आग लगा दी। जलते घर को देखकर भाई के होश उड़ गए और अब्बा ने कहा कि अब भाई के चिल्लाने की आवाजों के शोर से मेरी आंख खुली थी। आज फिर वो अब्बा पर चिल्ला रहा था। चंद दिन से यही तमाशा हो रहा था। जब से भाई की शादी हुई थी वो ऐसे ही हम पर चिल्लाने लगा था। 2 माह ही गुजरे थे अभी कि वो अब्बा से ये कहता था कि मुझसे नहीं संभाला जाता पूरे घर का खर्चा। अम्मा और छोटी बहन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं क्यों इन्हें पालूं? मेरे अपने बहुत से खर्चे हैं। मैं ये सुनकर उठकर कमरे से बाहर आ गई। अब्बा सामने सिहन की चारपाई पर गर्दन झुकाए बैठे थे। अम्मा भी अपने आंसू पोंछ रही थी और भाई इन पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। मैं तो ये समझ नहीं पा रही थी कि 2 माह में ही भाई को हुआ क्या है। पहले तो इनका रवैया हमारे साथ ऐसा न था। अचानक मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर खड़ी भाभी पर पड़ी, जिसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गई कि सब कुछ भाभी का ही किया धरा है। जब से मैंने होश संभाला था अब्बा को हमेशा पुराने कपड़ों में ही देखा था। मेरा अब्बा मजदूरी करता था, दिन भर ईंटें उठाता है और घर को तामीर करता है। जब वो शाम को घर लौटता तो पूरी तरह से थकन से चूर होता। इसके बोसीदा कपड़ों पर मिट्टी गारा लगा होता। पूरे हाथ मिट्टी से भरे होते थे। पाँव की एड़ियां नंगे पाँव काम करने की वजह से फट जाती थी। घर आते ही वो चारपाई पर ढह जाते। अम्मा जल्दी से खाना गर्म करने लगती। मैं फटाफट से अपने छोटे से हाथों से पानी का डब्बा लेती और अब्बा के हाथ पांव धुलवाने लग जाती। लेकिन इस थकन में भी अब्बा को भाई का ही ख्याल होता। अम्मा से कहने लगते कि सलमान कहाँ है, इसने दूध तो पिया है ना? अम्मा कहती कि सो गया है। हाँ, मैंने इसे गर्मा गर्म दूध दे दिया था। अब्बा कहते बादाम भी साथ दे दिया कर, नेक वक्त इतनी पढ़ाई करता है, मुझे तो पहले से कमजोर लगने लगा है। बेटे का ख्याल रखा कर, कल को ये अफसर बन जाएगा तो हमारी ही जिंदगी आसान होगी। मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा था। मैं 5 साल की थी और सलमान भैया 15 साल का था। 10वीं जमात में पढ़ता था। अब्बा ने मुझे गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल करवाया था। कहते बेटी पर ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि ये पराया धन होती है। बेटा मेरा अपना है। सलमान भैया हमारे शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। अब्बा ने इन दिनों 2 जगह मजदूरी की थी। सुबह 6 बजे अब्बा घर से चले जाते और दोपहर तक एक घर को बनाने की मजदूरी करते और फिर वहीं से दूसरे घर को बनाने की जिम्मेदारी अब्बा ने ले ली थी। शाम के 7-8 बज जाते थे अब्बा को घर आते आते, और कभी कभी तो अब्बा रात को 10 बजे वापस आते थे क्योंकि सलमान भैया की स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी। फिर इसकी किताबों के खर्चे, रोजाना जेब खर्ची में 100 रुपया वो हर रोज लेकर जाता था। और जब मेरी बारी आती तो अम्मा मुझे घर का बचा हुआ पराठा दे देती कि तू यही ले जा और इसी से गुजारा कर। जब तेरा भाई अफसर बनेगा तो तेरे सारे नाज नखरे उठाएगा। मैं भी खामोश हो जाती। हालांकि 5 बरस की थी, लेकिन अम्मा के साथ छोटे मोटे काम करवाने लगी थी। अम्मा जब घर के कामों से फारिग होती तो परांदे बनाने शुरू कर देती। अम्मा बहुत खूबसूरत शीशों वाले परांदे बनाती थी और अक्सर मोहल्ले की औरतें वो परांदे लेकर जाती। कुछ ना कुछ पैसे अम्मा को वहां से मिल जाते थे। मैं भी अम्मा के साथ मिलकर ये काम करने लगी थी, मगर पैसे अम्मा के पास ही जाते थे। जब मैं मांगती तो कहते कि तूने क्या करने हैं, ये तो मैं तेरे भाई के लिए संभाल कर रख रही हूँ। इसको मैंने नए कपड़े लेकर देने हैं। इसके स्कूल में कोई फंक्शन है, कह रहा था कि अम्मा इस बार मैं पैंट शर्ट लूंगा। तुझे पता है ना कितनी महंगी आती है। तेरे अब्बा कौन कौन से खर्चे पूरे करेंगे। मैंने अपने माँ बाप को इनकी हर ख्वाहिश मारते हुए देखा था भाई के लिए। हमारे घर अच्छा खाना कम ही बनता था, लेकिन जब भी बनता अम्मी सारी बोटियां भाई की प्लेट में डाल देती। और जब मैं अम्मा से कहती कि अम्मा मैंने भी खानी है तो अम्मा मुझे घूरने लगती। कहती वो पढ़ता है, इसने बड़े होके अफसर बनना है, इसे अच्छी खुराक की जरूरत है। तूने कौन सा हमें कमा कर देना है, चल जो मिला है यही खा, समझी। इस मामले में अम्मा मेरे साथ भी कई ज्यादतियां कर जाती थी, जिसे मैं सिर्फ इसलिए सह जाती
कि मेरा भाई अफसर बनेगा तो मेरे नाज नखरे उठाएगा, मेरी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। वक्त थोड़ा आगे बढ़ा, भैया स्कूल से कॉलेज आ गया और फिर इसके खर्चे भी बढ़ गए। अम्मा जहाँ रोज के 10 परांठे बनाती थी, वहां 20-25 बनाने लगी। साथ में मुझे भी काम पर लगा लेती। हम माँ बेटी रोज के 50 परांठे बनाती। माँ की एक दुकानदार से बात भी हो गई थी। इसका मुलाजिम आता, रोज के हमसे परांठे लेकर चला जाता। पूरा दिन घर के कामों के बाद हम बस यही काम करते रहते। कभी परांठों पर शीशे लगाती, कभी घुंघरू वाले परांठे बनाती और वो पैसे सलमान भैया ले जाता। अब्बा को आए रोज खांसी आने लगी थी, कभी बुखार हो जाता, इनकी हड्डियों में दर्द होने लगा था। जाहिर है वक्त के साथ साथ अब्बा बूढ़े होने लगे थे और भाई कड़ियल जवान। मुझे नहीं याद कि सलमान भैया कभी रात को दूध पिए बगैर सोए हों। सुबह उठते ही अम्मा 7 दाने बादाम के भाई को देती, कहती ये खा, और साथ में दूध में मक्खन डालकर कहती कि फटाफट से पी जा, तू इतनी मेहनत करता है, तेरे लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता तो मैं कहती अम्मा मुझे भी आज दूध पीना है, क्योंकि मैं हर रोज कावे वाली चाय पी कर जाती थी और इसके साथ पराठा भी हलक से नहीं उतरता था। जो आधा पराठा बच जाता वही अम्मा मुझे कहती कि जा स्कूल ले जा, भूख लगे तो खा लेना। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा और भाई कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गया। लेकिन अम्मा ने मुझे 10वीं के बाद स्कूल से हटवा लिया। कहने लगी कि बस बहुत पढ़ लिया तूने, अब घर के काम की तरफ तवज्जो दो। ये दूसरी कुर्बानी थी जो मैंने दी थी। हालांकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि अम्मा भी परांठे बनाते बनाते थक गई थी। मैंने पूरा घर संभाल लिया था। अब्बा जब मजदूरी के लिए आते तो इनके कांधे दबाने लगती। वो मुझे ढेर सारी दुआएं देते, कहते मेरी बच्ची का नसीब अल्लाह ने बहुत अच्छा खोल देना है। मैं इसी में खुश हो जाती। बचपन से अम्मा ने बस सब्र करना ही सिखाया था, इसलिए हर चीज हर ख्वाहिश मुझे अपने अंदर दबाने की आदत हो गई थी। अब तो अच्छा खाना बनता तो मैं सबसे पहले भाई के लिए अलग से अच्छा खाना निकाल देती। बाकी अम्मा अब्बा जब खा लेते तो जो कुछ पतीले में जरा सा बचता, इसी को मैं रोटी के साथ साफ करके खा लेती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी किस्मत ही बदल गई। इस दिन भाई बड़ा खुश था, मिठाई का डब्बा लेकर घर आया था। अम्मा से कहने लगा कि इसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरे वालिद के झुर्रियों से भरे चेहरे पर जानदार मुस्कान आई थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी भर की थका देने वाली मुसाफिर का इन्हें अब सिला मिला हो। अब्बा अभी मजदूरी करके लौटे ही थे कि बेइख्तियार ही अब्बा ने भाई को सीने से लगाकर भेज लिया। लेकिन अगले ही लम्हे भाई ने इन्हें पीछे झटका दिया था। सलमान भैया कहने लगा अब्बा क्या करते हैं आप, अपने कपड़े तो देखें, गारे मिट्टी से भरे हुए हैं, और मेरा सूट देखे, निशान पड़ गए तो कल क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा। मेरे पास कौन से 20 जोड़े हैं जो रोज बदल कर जाऊं, 3-4 ही नए रखे हैं ताकि ऑफिस में अच्छे कपड़े पहन कर जाऊं। मुझे सलमान भाई का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था। ये बात तो वो अब्बा से आराम से भी कह सकते थे। भैया के माथे पर तीवरी चढ़ी हुई थी, नागवारी से अब्बा को देख रहे थे। उल्टा अब्बा इससे माजरत करने लगे, कहने लगे बेटा माफ कर दे, बस खुशी ही इतनी थी कि मैं देख ही ना सका कि मेरे कपड़े मैले हैं, तेरे कपड़ों को दागदार कर देंगे, ला दे मैं धो देता हूँ। हालांकि सलमान भैया की शर्ट पर कोई भी दाग ना था, लेकिन भाई उल्टे हाथ मारता हुआ अपने कमरे में चला गया। भाई काम पर जाने लगे। एक बार अम्मा ने अब्बा से कहा कि सुनिए जी, अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, खैर से हमारा बेटा कमाने लग गया है, इसकी तनख्वाह अच्छी खासी है, अब आपको कोई जरूरत नहीं है वो बुसीदा कपड़े पहनकर यूं ईंटें पत्थर उठाने की। अब तो हमारे सुकून और आराम से बैठने के दिन है। ये सुनकर अब्बा मुस्कुराए, कहने लगे नेक बख्त ठीक ही कह रही है तू, मैं भी अब ये मजदूरियां कर करके थक गया हूँ। ये बात जब रात को सुलेमान भैया को अम्मा ने बताई तो वो कहने लगे अब आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब मेरी बारी है कि मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊं। ये सुनना था कि अब्बा के चेहरे पर ऐसी खुशी छाई जिससे ये सुनकर ही इनका ढेरों मन खून भर गया हो, जैसे ये सुनकर ही इनका ढेरों मन खून भर गया हो। सलमान भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से अम्मा और अब्बा को बहुत प्यारे कपड़े लाकर दिए। एक जोड़ा मुझे भी लाकर दिया। मैं इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं। अपनी सहेलियों को दिखाने लगी कि मेरे भैया बड़े अच्छे हैं, मेरे लिए जोड़ा लेकर आए हैं। इससे अगली तनख्वाह पर भाई ने कहा कि घर बहुत पुराना सा लगने लगा है। इसने घर की थोड़ी बहुत मुरम्मत भी करवा दी। अब्बा अब घर पर ही रहते थे।
साफ सुथरे कपड़े पहनकर बस मस्जिद जाते और नमाज पढ़ते। जो बातें अब्बा अम्मा ने जवानी में नहीं की, शायद अब बैठकर करने का वक्त था, क्योंकि बच्चों की पैदाइश और इनकी ख्वाहिशात में मेहनत और मजदूरी पर वो ऐसे उलझे कि आपस में कभी बैठने उठने का वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये वक्त भी बहुत कलील होगा। भैया की नौकरी को अभी 5 माह ही गुजरे थे कि भैया कहने लगे कि वो शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर अब्बा कुछ मुतफक्किर से हुए थे। कहने लगे, सलमान, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो तूने कमाना शुरू किया है, थोड़े पैसे बना ले, शादी फिर कर लेना। लेकिन भैया कहने लगे कि इन्हें अपने ऑफिस में बॉस की बेटी अच्छी लगने लगी है। अगर मैंने जल्द इससे रिश्ता ना किया तो इसका बाप इसकी शादी किसी और से करवा देगा। मेरा बॉस मेरे काम से बहुत खुश है, इनकार नहीं करेगा। बड़ी बेबाकी से भाई ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मैं और अम्मा तो एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अब्बा की नजरें भी ये सुनकर झुक गई। अब्बा कहने लगे, हमारा इन अमीरों से क्या जोड़ है। भाई कहने लगा, मेरी शादी इस लड़की से ना हुई तो मैं जान दे दूंगा। भाई की धमकी सुनकर तो अम्मा का हाथ सीने पर जा पहुंचा था। कहने लगी, ऐसी बात मुंह से ना निकाल, खुदा ना करे तुझे कुछ हो। ठीक है, तू जहाँ कहता है हम तेरा रिश्ता ले जाते हैं। अगले रोज ही भैया अम्मा अब्बा और मुझे भी साथ लेकर इस लड़की के बंगले पर पहुंच गया। हम तो इसका इतना बड़ा बंगला देखकर ही हैरान थे। हमें अपना घर बहुत छोटा सा महसूस हो रहा था। जिन सोफों पर हमें बिठाया गया था, हमें यूं महसूस हो रहा था कि हमारे बैठने से मैले हो जाएंगे। वो घर कहाँ था, वो तो एक शीश महल था। जब इस लड़की के वालिदैन आए और अम्मा अब्बा का सादा सा लिबास देखा तो नाक मुंह बनाने लगे। फिर भैया से पूछने लगे कि इनके वालिद करते क्या हैं। भाई ने झूठ बोल दिया कि अब्बा का अपना एक जनरल स्टोर था, लेकिन अब वो कुछ नहीं करते। मेरे बाप ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए इनके सामने भी ये कह दिया कि नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो मजदूर बंदा हूँ, ईंटें पत्थर उठाता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब्बा को सच बोलने की आदत थी, इसलिए जुबान पर कंट्रोल ना कर सके। ये सुनते ही भैया के बॉस तो बहुत गुस्से में आ गए। कहने लगे, सलमान, तुम एक मजदूर के बेटे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक मजदूर के बेटे होकर तुम मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हो। इस शख्स ने तो हमें जलील कर कर अपने घर से निकाल दिया। ना सिर्फ घर से निकाला, बल्कि भैया को नौकरी से भी निकाल दिया। इस दिन भैया ने अब्बा से बड़ी बदतमीजी की थी। खुद भी बहुत रोया था। कहने लगा, ये मेरी बदनसीबी है कि मैं आपके घर पैदा हुआ। आपके सच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या था कि आप अपनी जुबान बंद रखते तो आज मैं एक करोड़पति शख्स का दामाद होता। अब्बा कहने लगे कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस शख्स को मजदूरों से इतनी नफरत है, मगर जिस महल में वो रहता है वो महल भी किसी मजदूर ने ही बनाया होगा, फिर मजदूर से कैसी नफरत। लेकिन भैया कहाँ अब्बा की कोई बात सुनने के काबिल था। इसे तो अपनी मोहब्बत के छिन जाने का गुस्सा था। बहरहाल वक्त के साथ साथ ये वक्त भी गुजर गया। भाई ने दूसरी जगह नौकरी की, लेकिन अब वो अब्बा को तनख्वाह नहीं देता था, बस घर की जरूरत की चीजें ला देता था। अब्बा से बातचीत भी नहीं करता था। इस नौकरी को भी इसे करते हुए साल हुआ था कि वो कहने लगा कि इसे अपनी कुलीग अच्छी लगने लगी है। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती है, इससे शादी करना चाहता है। अम्मा को लगा कि भाई की शादी होगी तो खुद ब खुद इसका रवैया हमसे ठीक हो जाएगा। इस बार जब अब्बा भाई का रिश्ता लेने गए तो कुछ ना बोले। भाई का रिश्ता तय हो गया और बहुत जल्द रुमैसा मेरी भाभी बन गई। वो भी किसी अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन इसका नखरा किसी अमीर लड़की से कम ना था। शादी के फौरन बाद इसने सबसे पहले अपने कमरे में एसी लगवाया था। कहने लगी कि एसी के बगैर वो बिल्कुल नहीं रहती। 15 दिन मैंने और अम्मा ने भाभी की बड़ी खिदमत की, इसे पाँव भी जमीन पर रखने ना दिया। लेकिन इसके बाद जब इसको घर के कामों की जिम्मेदारी का कहा तो वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू कर दी थी। अम्मा कहने लगी कि तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। तो वो कहने लगी, ना बाबा ना, मुझे बावर्ची खाने में जाकर अपना रंग थोड़ी स्याह करना है। हालांकि वो कोई बेहद खूबसूरत और हसीन लड़की ना थी, बस अच्छी प्यारी थी। इसके मुकाबले में मेरी रंगत ज्यादा सफेद थी। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी भी किचन के सारे काम जानती है और तुमसे बहुत छोटी है, आज तक इसके रंग रूप को तो कुछ ना हुआ। अम्मा का ये कहना था कि इसने माथे पर तेवरी चढ़ाई और अपने कमरे में चली गई।
अपने कमरे का दरवाजा इसने बड़ी जोर से बंद किया था। शाम को जब भाई ऑफिस से आया तो सीधा अपने कमरे में गया था। 15-20 मिनट बाद ही बड़े गुस्से से इसके दरवाजे का कमरा खुला था और वो अम्मा पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, आप लोग क्या चाहते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? पहले आपकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई और आप चाहते हैं कि मेरी बीवी भी घर छोड़ के चली जाए। मेरी वालिदा कहने लगी, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? मैंने बस इसे यही कहा है कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा देती हूँ। भैया कहने लगे कि नहीं करेगी वो कोई काम। जहाँ आप 3 लोगों का खाना बनाते हैं तो क्या एक और का नहीं बना सकती? जब इसे आदत नहीं है तो वो क्यों काम करे? भैया के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरी माँ चुप ही हो गई थी। भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। नाश्ते के लिए भी मुझे कहती थी कि मुझे नाश्ता बना दो, भूख लग रही है। मैं इसे इनकार करती तो भैया मुझ पर चिल्लाने लगता। अब्बा से कहता कि अगर ये लोग मेरी बीवी के खाने पीने का इंतजाम नहीं करेंगे तो फिर आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें, क्योंकि मैंने भी आप लोगों का ठेका नहीं ले रखा। आपकी बीवी और बेटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहली बार जब भैया ने ये बात की तो अम्मा और अब्बा तो सुनकर दम बखुद रह गए थे। अब्बा कहने लगे कि सारी जिंदगी तो मैं अपना खून पसीना एक करके तुम्हें पढ़ा रहा था कि कल को तुम अफसर बनोगे तो हमारी जिंदगी को सुकून आ जाएगा। क्या मैंने तुम्हें इतने महंगे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाकर इसलिए अफसर बनाया कि तुम मुझे ये कह सको मेरी बीवी और मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? वो कहने लगा, आपने मुझ पर एहसान नहीं किया, आपने वही किया जो एक बाप अपनी औलाद के लिए करता है। ये आपका फर्ज था कि आप मुझे तालीम दिलवा दें, लेकिन मुझ पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो फिर मेरी मान कर चलो। अगर आप लोग मेरी नहीं मानोगे तो आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं, जहाँ चाहे चले जाओ। ये बात सुनकर मेरा वालिद तो गुस्से से भैया पर हाथ उठाने लगा था, लेकिन अम्मा ने अब्बा का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि सलमान, तुम अपने कमरे में जाओ, आज के बाद वही होगा जो तुम चाहते हो। ये सुनकर अब्बा कहने लगे, ये मेरा घर है, अगर किसी को घर से निकलना है तो ये निकले, मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं? अम्मा अब्बा का बाजू पकड़े जबरदस्ती इन्हें कमरे में ले गई। मैं भी अब्बा के पीछे चली गई। ये सब देखकर तो मेरा दिल बेहद घबराने लगा था। अचानक घर में क्या हो रहा था? अम्मा कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? इस उम्र में हमें कहाँ लेकर जाएंगे? हम कहाँ दर दर ठोकरें खाएंगे? अब्बा बेतहाशा गुस्से में थे। कहने लगे, मैं क्यों खाने लगा दर दर की ठोकरें? ये मेरा घर है, मेरे नाम है। ये घर से बाहर निकलेगा अपनी बीवी समेत। गुस्से के मारे अब्बू का सांस फूलने लगा था। अम्मा कहने लगी, वही कमाता है तो इस घर का हांडी चूल्हा चलता है। इस उम्र में कहाँ मजदूरी करोगे? इससे बेहतर है कि बेटे की 4 बातें सुन लेते हैं। मैं भी इस लड़ाई से खौफजदा हो गई थी। अम्मा रोने लगी। अब्बा की मिन्नत करने लगी कि वो मजीद कोई भी हंगामा ना करे, लेकिन भैया ने तो जैसे तमाशा सा पकड़ लिया था। जब जी चाहता यही बात सुनते और जलील करने लगता है। इसकी बीवी तमाशा देखकर मुस्कुराती थी, हंसती थी। एक बार भैया कुछ कागजात लेकर आया और अब्बा को कहने लगे, इस पर अंगूठा लगा दे। अब्बा ने कहा, ये किस चीज के हैं? तो वो कहने लगा कि खुद पढ़ लें। मेरे माँ बाप दोनों ही अनपढ़ थे। भैया ने बड़ी हकारत से ये बात कही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब्बा पढ़े लिखे नहीं। वो कहने लगे कि ये मेरे ऑफिस के जरूरी कागज हैं और उन्होंने कहा कि इस पर अब्बा के दस्तखत चाहिए, तो आप दस्तखत तो नहीं कर सकते, इसलिए अंगूठा लगा दें। मेरे अब्बा ने इन कागजात पर अंगूठा लगा दिया। तो फिर भैया कहने लगा कि अब ये घर मेरे नाम हो चुका है। ये इस चीज के कागज थे कि आपने अपनी रजामंदी से ये घर मुझे दे दिया है। ये सुनकर तो हम तीनों की रंगत उड़ के रह चुकी थी। सलमान भैया का ये रूप तो हम सोच भी नहीं सकते थे। सगा भाई होकर वो इतना बड़ा धोखा अपने ही माँ बाप और बहन को कैसे दे सकता था? अब्बा तो यूं थे जैसे बेजान हो गए। वो हंसने लगा, कहने लगा, बड़ा घुमंड था आपको कि ये घर आपका है। अब ये घर मेरा है। अगर दोबारा मेरे सामने किसी ने भी जुबान चलाई तो धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। अपने भाई को देखकर मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे थे और आज फिर वही हो रहा था। अम्मा अब्बा चारपाई पर बेबसी से बैठे गर्दन झुकाए भाई की बातें सुन रहे थे और वो बदतमीजी किए जा रहा था। कहने लगा कि मैं अब तुम लोगों का बहुत ज्यादा देर तक बोझ नहीं उठा सकता। जितनी जल्दी हो सके अपना कहीं और ठिकाना कर लो। अब्बा खामोशी से कुछ देर बैठे रहे। अम्मा सिसकियां लेकर रोती रही। फिर अब्बा घर से बाहर चले गए। शाम को वापस लौटे तो बहुत हाँफ रहे थे। कपड़ों पर वही मिट्टी और गारे के निशान थे।
मैं समझ गई थी कि वो मजदूरी करके आए हैं। उन्होंने अम्मा के हाथ पर 500 का नोट रखा। कहने लगे, आज के बाद अपना खाना अलग पका लेना। इस महंगाई के दौर में बस दाल रोटी ही चल सकती थी। अम्मा ने दाल रोटी बना ली। खाते हुए अम्मा की आंखें छलक पड़ी थी। कहने लगी, सारी जिंदगी इस बेटे की खातिर हमने बस सूखी रोटी ही खाई है। हमारी किस्मत कि इसके अफसर हो जाने का भी हमें कोई सुख ना मिला। अब भी हम दाल रोटी ही खा रहे हैं। अगले रोज अब्बा जब घर पर आए तो कहने लगे कि तैयारी पकड़ लो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर अम्मा रोने लगी। कहने लगी, क्यों जज्बाती फैसला कर रहे हो? हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे, वो भी जवान बच्ची के साथ। लेकिन अब्बा ने एक ना सुनी। अब्बा हमें एक छोटे से डरबे-नुमा घर में ले गया जो एक कमरे पर मुश्तमिल था। लेकिन अगले ही रोज जो क़यामत टूटी वो बयान से बाहर थी। अब्बा रात को न जाने कहाँ चले गए। आधी रात वापस आए तो बदहवास थे। इनके कपड़ों से अजीब पेट्रोल की बू आ रही थी। अम्मा ने पूछा कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं तो कहने लगे, कहीं नहीं, किसी का कर्ज उतारना था। बहुत शोर कर रहा था इसलिए वो उतार कर आया हूँ। सुबह सुबह किसी ने हमारे दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अम्मा ने दरवाजा खोला तो हमारे पुराने मोहल्ले का पड़ोसी था। कहने लगा, रात को तुम्हारे घर पर आग लगी थी। तुम्हारा बेटा और बहू इस वक्त हॉस्पिटल में है, बुरी तरह से जल चुके हैं। ये सुनना था कि मेरी माँ रोने लगी, लेकिन मेरा बाप पत्थर की मूरत बना बैठा था। मैं समझ गई थी कि रात को अब्बा कहाँ गया था और किसका कर्ज उतारा था। मैं जानती थी कि जो कुछ मेरे अब्बा ने जज्बात में आकर किया वो गलत किया। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जो कुछ मेरे भाई ने किया, क्या वो ठीक था?